अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अजीज़ इंस्टीट्यूट अगेन। और आज हम अपने प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन जो कि तहसीलदार का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो सेशन था हमारा उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, लेकिन पीपीएससी का कुछ क्राइटेरिया ऐसा था कि स्क्रीनिंग पहले ले लिया उन्होंने, अब जो है ना वो रिटन की जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं, रिटन होगा। तो रिटन के लिए ये सेशन एक्चुअली एक ऐसा सेशन है जो बड़े ही कंप्रिहेंसिव वे में चलेगा, और जिसको हमने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करना है, लेकिन कंप्रिहेंसिवली। ऐसा भी नहीं होगा कि इसमें हमने जस्ट टेस्ट लेने। ये मैं बात यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ। इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, कंपोजिशन, ठीक है, और रेवेन्यूज लॉ। इसमें जस्ट ये भी नहीं है कि आपके जस्ट टेस्ट होंगे। इसमें ये है कि हमने, मैं आपको सारा प्लान वैसे बताता हूँ कि किस तरह हम चलेंगे इसे। यहाँ पर ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि जस्ट ये टेस्ट सेशन नहीं है। इस सेशन का मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, कंपोजिशन, और जो हमारा लास्ट पेपर है, फोर्थ पेपर, ये जो स्क्रीनिंग है ये हो चुका है हमारा। और ये वाला पेपर, इनको हमने लेके अब कैसे चलना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी अब हमारी। तो हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कौन सा जो है ना वो इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं कि पेपर कैसे आता है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, जो इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन है ना, मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि आप लोगों को ना बड़ा एज होता है इसमें कि आपका ऐसे जो है ना वो 25 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 50 मार्क्स का आ जाता है। और बाकी भी आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी स्किल्स दिखा के जो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी आपको पे करती हैं, और इससे आप पास होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम देते हैं। टेक्निक पे ध्यान दूंगा मैं यहाँ पर, ये बात मैं हरगिज यहाँ पर, बच्चे जो आके पूछते हैं ना सर नोट्स देंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट ये चीजें नोट्स बेस्ड नहीं होती कुछ चीजों के अलावा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपको ऐसे जो है ना वो टेक्निक है, पैराग्राफिंग टेक्निक, जिसने सीख लिया समझ लें 80% उसे ऐसे आ गया। और दूसरा जो है ना वो उसका कंपोनेंट ग्रामर होता है, आपको पता है। करेक्ट इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने करना क्या है, हमारा जो फर्स्ट फेज होगा, ठीक है, जिसमें हम आपस चल से रहे लिखा होंगे। है। तो ऊपर जो है ना गाड़ी खड़ी करा के एसी ये चलवाएं। वॉइस प्लीज जो है ना वो ऑफ कर लें अपनी। अच्छा, तो फर्स्ट फेज होगा हमारा, क्या होगा उसमें हमने ये करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमने क्या करना है, एक दिन आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपने सब ने दिन के टाइम रिलैक्स होके लिख के आना है। और रात को जब क्लास होगी तो उसमें सबका चेक होगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे चेक होने के दौरान क्या होगा, जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता है कि हम इवैल्यूएशन, लाइव इवैल्यूएशन होंगी, और उसमें क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि देखें यहाँ पर ये आप सही लिख रहे हैं, ये गलत लिख रहे हैं, ये चीज। और इस तरह आपको ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी करेक्शन, आप टेंस का ही गलत इस्तेमाल करते हैं, या आपको छोटी मोटी जो है ना वो करेक्शन की मिस्टेक आती हैं, या फॉर एग्जांपल आपको कौन से एरिया ऑफ करेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा मकसद एक्चुअली ये होगा। इसके बाद जब ये हो जाएगा हमारा, फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ये टोटली रट्टा सिस्टम है, मतलब आपको जो है ना वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, आपने टोटली आपको सोर्सेज बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है। और ये फिर आप लक पे भी, जैसे कहते हैं ना, ये जिसे आ गए ना आए तो ना आए, मतलब इसमें आप जो मर्जी कर लें, आपको जैसे एक बेसिक्स का तो पता होना चाहिए, लेकिन जो मर्जी कर लें कभी भी आपको 100% नहीं आएंगे। इवन कि आप सीएसएस के हों, स्टूडेंट्स हों, पीएमएस के हों, आप चाहे ईडीएम्स, हमने जो है ना वो ये क्रैमिंग की हुई है सारी, जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज हैं ईडियम्स की, ठीक है, जो प्रोवाइड की जाती है, तो वो उसमें से भी कभी कभी नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि इस पे इतना टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है, इसे जस्ट हमने याद करना है, जो भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी वर्ड मिलेंगे। तो हम, हमारा जो मकसद होगा वो एक्चुअली ये होगा, जो ऐसे काम है जिसमें हम मार्क्स ले सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। जैसे ये है हमारे पास इंग्लिश ऐसे है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसलेशन का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप किस तरह लेके चलेंगे, और हम ये आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह, क्या वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं एक्चुअली आपसे। आप फॉर एग्जाम्पल अखुवत, ब्रदरहुड, अगर वो इस तरह की बात करें तो क्या आपको वो, मतलब वो वर्ड आपने लिखना है या वो नहीं लिखना। जो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मुहावरात को मद्देनजर रखते हुए, उनके मुहावरात को भी, ये एक्चुअली ये यहाँ पर वर्ड नहीं, पुराना पेपर है इसलिए नहीं लिखा हुआ। वो एक्चुअली अब ये भी लिखते हैं कि आपने मुहावरात को भी देखना है, मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को भी आपने जो है ना वो कंसिडर करना है। तो वो हमने कैसे करना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस होगी दूसरे दिन, मतलब कि इसी का टेस्ट हम ले लेने। एक टेस्ट बना के आपको दे दिया जाएगा ऐप पर, जिसमें आप अपने तसल्ली के साथ करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप कि
इसमें ज्यादातर कभी कभी पैराग्राफ आ जाता है, सिंपली ऐसा ही होता है, और ये 200 वर्ड्स नॉर्मली आता है, या वो बता देता है कि 300 वर्ड्स है, 200 वर्ड्स है। अब वो जो 200 वर्ड्स का होता है एक्चुअली एक मिनी ऐसे मैं कहता होता हूँ उसे, मिनी ऐसे, ठीक है। तो वो मिनी ऐसे का जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे हमने पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर वगैरह क्या चीजें होती हैं। फिर हम प्रेसी पे आते हैं। प्रेसी की कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रेसी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने मेरा आइडिया समझ लिया कि मैं कहता क्या हूं, मैंने आपको बड़े सिंपल अंदाज में समझाना है कि भाई वो क्या कह रहा है, जस्ट लिख दो। वो जैसे 3 इडियट्स में नहीं बात करता, पूछता है, टीचर पूछता है भाई कहना क्या चाहते हो, तो ये इसमें वही बात है कि अगर आप ये समझ गए कि वो कहना क्या चाहता है और आपने वो लिख दिया, तो आप इसमें कभी फेल नहीं हो सकते, और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और ये आपको बड़े ही आसान अंदाज में मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह जो है ना वो हम इसके कीवर्ड्स को जो है ना वो, हम इसे ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट एक सिंपल जो है ना वो सेशन रखेंगे ताकि आपको चीजों की समझ आ सके, ठीक है। तो उसके बाद उर्दू की बात करें। उर्दू में सबसे बड़ा मसला पता है बच्चों को क्या बनता है? सबसे बड़ा मसला ये है कि उर्दू से ना लोग दो तरीकों से इन टच हैं। एक तो उर्दू हम पढ़ते नहीं है, हम जो भी पढ़ते हैं वो बुक्स में इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए उर्दू के लफ्ज भी बोलना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पढ़ना तो हम पढ़ते जो नहीं है, तो बोलना कैसे कैसे बोल सकते हैं, पहला मसला। और ऑब्वियसली अगर बोल नहीं सकते तो लिख कैसे सकेंगे, लिखने में भी मसला आएगा, मतलब इमला की भी गलती आपसे होगी, ठीक है। इसमें जो दूसरा मसला आता है ना वो ये आता है, चलिए इंग्लिश का तो आपने कुछ ना कुछ, मतलब हमारी अब हैबिट बन चुकी है कि हम कुछ ना कुछ लिख ही लेते हैं। उर्दू में हमारे पास कंटेंट ही हमें समझ नहीं आता कि ये हमें कैसे लिखेंगे। अब आप ये देखें ना कि पहले तो आपको उर्दू गजल का इर्तिका का पता होना चाहिए कि व्हाट इज, जो उर्दू गजल का इर्तिका मतलब क्या, कैसे हुई थी ये, कैसे मतलब कि ये ओरिजिन हुआ था, कैसे इसका एवोल्यूशन हुई थी। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। मेरा पसंदीदा अफसाना निगार। अब अफसाना निगार की अगर बात की जाए तो किसी को ये पता ही नहीं होगा कि अफसाना होता क्या है, नॉवेल और अफसाना में क्या फर्क होता है, ड्रामा और अफसाना मतलब इस तरह की चीजों में क्या फर्क होता है, ये भी नहीं पता हमें। अच्छा, उसके बाद आजाद नज्म, ये इस टर्म का। अब इकबाल का पैगाम, इकबाल का पैगाम वैसे भी तो हम सबको जो है ना वो नॉर्मली कुछ ना कुछ पता है, लेकिन ऐसे लिखने के लिए हमें कम अज कम, ये देखें 50 नंबर का है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कम अज कम 1000 वर्ड्स आपने लिखने, या एटलीस्ट आप कह लें कि 6 से 7 पेज तो कहीं नहीं गए ना, ठीक है, 6 से 7 पेज कहीं नहीं गए। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली हेडिंग्स चाहिए होंगी, वो हेडिंग्स आप कहाँ से बनाएंगे? तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता होता हूँ आपको जो है ना वो कलीद उर्दू पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कलीद उर्दू को जस्ट आपने जो उसके मजामीन है उनको रीड करना है, ये नहीं कि वो वहां से आएगा, ये ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि वो यहां से, मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा कि वो वहां से कैसे पढ़ना है और कैसे आपने आउटलाइन निकालनी है, और हमने याद नहीं करना कुछ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ ऐसे के हवाले से, सिवाय कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो उसको एक पैराग्राफिंग टेक्निक में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक आउटलाइन जब हम बना लेंगे तो वही सेम पैटर्न जो हम इंग्लिश में जो है ना वो फॉलो कर रहे होंगे, वही सेम पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर आपको लिखने में मसला ये आएगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसमें, दूसरा आपको लफ्जों में आप लफ्ज नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उसके लिए हमने रीडिंग करनी, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर भी जो है ना वो हमारे पास मुहावरात, इडियोमेटिक इडियम्स यहाँ भी आते हैं। इसके लिए ना एक हमारे पास बुक तो है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही कम मतलब कि है, इसके लिए मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उम्मीद है कि इसमें से जो होंगे ना, मतलब जो 10 होंगे वो आप कर ही आएंगे, उम्मीद इंशाल्लाह यही है, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें ना ग्रामर के हमारे एक बने हुए नोट्स, हमने एक ही पेज पे कन्वर्ट किए हुए हैं उनको, तो उनको आपको एटलीस्ट याद हो जाएगा कि मुरक्किब आतिफी क्या होता है। उसके अलावा एक उर्दू की ना आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में एक ग्रामर पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो भी आपको जो अगर एक दफा पढ़ेंगे तो उसमें से जब हम टेस्ट बनाएंगे तो वो भी आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली इसमें रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये चेंज हो सकती हैं चीजें, जरूरी नहीं है कि ये जो सवाल यहाँ पर आया हुआ है ये बाद में भी यही आएगा, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब जो होता है ना वो ये नहीं होता कि ये जो पेपर बना हुआ है वो जस्ट यही चीजें, कंपोजिशन का मतलब है कि जिस चीज से भी बनती है उर्दू जो है ना वो, जिस चीज से इंग्लिश जिस चीज से बनती है वो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें ये नहीं कि ये फिक्स है। मेरा कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि आपको कोशिश की जाएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल सीएसएस पीएमएस का पेपर आता है ना कंपोजिशन का, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम कोशिश करें। अब इसमें आपको मैंने जो इंग्लिश है उसमें आपने नरेशंस भी पढ़नी है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जिसे हम कहते हैं, वॉइसेस भी आपने पढ़ने, टेंसेस भी आपने पढ़ने, ठीक है। जब वो आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो पूछ लेता है तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर पेपर में अभी नहीं है तो वो हमने नहीं पढ़ने, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि वो हम एक दफा उनको दोहरा लें ताकि अगर पेपर में आ जाए तो हम मुंह उठा के ना बैठे रहे वहां पर।
उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल में इसने ग्रामर जो है ना, ग्रामर के इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो ये दो अगर ग्रामर वो अगर आप कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब थोड़ी सी क्रैमिंग है, क्योंकि आप मसला बड़े बच्चे हैं अब, इतना आपको मसला नहीं होगा। फिर हम आते हैं अपनी तलखीस पर। तलखीस वही सेम हमारा प्रेसी वाला पैटर्न होगा, जस्ट ये उर्दू में है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट उर्दू में है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो रेवेन्यू लॉस जो है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला, और ये एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। तो इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ना, एक यकदम जो है ना वो आपके सामने एक बेयर एक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ना है, बहुत ही लेंथी है ये, ठीक है। पंजाब टेनेंसी एक्ट बहुत ही लेंथी है, लैंड एक्विजिशन बहुत ज्यादा लेंथी है, सिर्फ ये एक छोटा सा है, और ये एडिशनल है। ये इसलिए मैं इसलिए ये सुजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ऑब्वियसली, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर जा रहे हैं तो आपको उसका भी नहीं पता होगा। तो आप किस तरह, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम तो ये तो नहीं कह सकते ना पेपर में कि भाई आपने ये क्यों पूछ लिया। तो ये एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। तो ये अब कैसे याद, इसमें दो चीजें। एक चीज ये है कि आपको इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक्स मींस कि आपको इसका बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे बनी थी। और इसमें ना एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है टर्मिनोलॉजीज का, जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो डेफिनेशंस एक्चुअली होती हैं उनकी, लेकिन हर एक्ट में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, उनकी अलग से। हमारा जो पिछला सेशन था उसमें लॉयर्स थे जिन्होंने, हमारे इंस्टीट्यूशन के लॉयर हैं, तो उन्होंने सारे का सारा ये पढ़ाया था। ठीक है। तो लेकिन बेयर एक्ट से आपको पढ़ने पड़ेंगे ये, लेकिन उनके जो कुछ नोट्स थे, या हमने ऑब्वियसली मैंने जो है ना वो कुछ स्ट्रगल की है इसके हवाले से, कुछ ऐसे नोट्स, या मैंने आप कह लें कि एक ऐसा पीडीएफ है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। और सारी की सारी जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसकी बेसिक हिस्ट्री है, वो हमने तमाम की तमाम जो है ना वो क्या की हुई, कंपाइल की हुई, जो कि आपको ऐप ऐप पर जो है ना वो मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमने ये की है इस दफ़ा, कि लास्ट टाइम क्योंकि हमारे पास ऐप अवेलेबल नहीं थी, तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हो सका टेस्ट सीरीज। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आप बड़े मजे से जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं ऐप पे, जहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो इसके अलावा मजीद भी वैसे अपडेट्स आ रही हैं ऐप में। तो उसमें ये होगा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आपको जो है ना वो उसके एमसीक्यूज नोट्स मिलेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एमसीक्यूज नोट्स मिलेंगे। तो जो एमसीक्यूज आपको नोट्स मिलेंगे, मतलब एमसीक्यूज मिलेंगे जो सारे के सारे बने हुए हैं, वो आप एज इट इज भी क्रैम कर लेंगे, वो तरतीब के साथ है, मतलब सेक्शन वाइज है। फिर उन्हीं में से हमने क्विज बनाए, मतलब आज तमाम के तमाम सेक्शंस, वो जो तमाम तमाम एमसीक्यूज होंगे वो नोट्स, वो क्विज में नहीं है। वो आपके चेक करने के लिए है कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको आता भी है या नहीं है। रैंडमली वहां से उठा लिए गए और आपका वहां पर टेस्ट लिया गया है। 20 एमसीक्यूज होंगे किसी टेस्ट में, किसी में 30 होंगे। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, टाइमर चल रहा होगा, ठीक है। और एट द एंड आपको सारे के सारे आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इंग्लिश ऐसे के हवाले से कि हमने उसे कैसे पढ़ना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कंपोजिशन के बाद आएंगे, फिर वो लॉ की तरफ आएंगे। तो वैसे तो नॉर्मली जो है ना वो, जो ऐसे बंदा पढ़ रहा होता है ना उसे पता होती हैं ये चीज़ें, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं: आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। और मैं कहता होता हूँ कि जो मेन बॉडी है ना आपकी, जिसे मैं कहता होता हूँ पैराग्राफ, तो वो आपका एक्चुअली 80% ऑफ द ऐसे होता है जो वो सीख गया वो। और वो 4 लाइनें टोटल, आज ही मैं आपको बता दूंगा। और वो मास्टर करनी पड़ती हैं, मतलब आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन में आपने नहीं भी लिखेंगे वहां पर जाकर लिख लेंगे, कभी भी ये मत सोचिएगा। सबसे बड़ी गलती कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये है, बच्चे ये करते हैं, नहीं मैं वहां पर जाकर लिख लूंगा। भाई आप नहीं लिख सकते, आप जो मर्जी कर लें आप नहीं लिख सकते। इवन के मैं कहता होता हूँ कि जो पीएमएस सीएसएस क्वालिफाइड हैं, इवन के ऑफिसर्स हैं, अगर वो भी कहे ना कि मैं विदाउट प्रिपरेशन जो है ना वो कोई कंपिटेटिव एग्जाम में जाके बैठ जाऊं, तो फेल हो जाते हैं वो। उसकी वजह यह है कि इसमें कंपिटेंसी या इसमें आपकी वो जो मेमोरी है वो मैटर नहीं कर रही, प्रैक्टिस मैटर कर रही है। ठीक है, लिखते लिखते इंग्लिश के अच्छे राइटर को जो ग्रामर की गलतियां भी आ सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह कि आप अपनी गलती खुद निकाल सकें। सबसे बड़ी बात है अपनी मेंटोर आपने खुद बनना है, इस सेशन का मकसद ये है। तो इसेंशियल्स ऑफ ऐसे मतलब क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने देखनी है, पेपर में देखनी है। जब आप लिख के आएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इसमें इसका स्ट्रक्चर देखें। पैराग्राफ में मैंने आपको 4 लाइनें ये पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें आपने ये 4 लाइनों को फॉलो किया, आप खुद देखेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ आगे चल के। ग्रामर की अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें, तो ग्रामर में कौन सी आप गलती करेंगे मैं पहले बता दूंगा आपको। ठीक है, और कुछ आर्गुमेंटेटिव टाइप होंगे, आर्गुमेंट कैसे बिल्ड करना होता है।
ठीक है, स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं। और इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा मसला आता है बच्चों को, सबसे बड़ा मसला आता है कि इंट्रोडक्शन हमने कैसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन भी मैं लिखना सिखाता हूँ कि किस तरह आपने जो है ना वो बड़े ही सिंपल अंदाज में, कि आप मतलब एक जनरल सी स्टेटमेंट लें और उसके बाद जो है ना वो उसे नैरो डाउन करते हैं अपने ऐसे के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ है, लिंक करना है, फिर लिंक कर, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से, फिर लिंक करते हुए फिर आपने अपने जो होप्स, और उसने तीसरी चीज जो है ना वो होप्स के बारे में पूछा, तो फिर आप होप्स बताएंगे। फिर उसके बाद हर्डल्स के बारे में पूछा, तो फिर कैसे आप बताएंगे, फिर कंक्लूजन कैसे आप लेके आएंगे। सुजेशन भी बीच में होंगी, लेकिन आपने सारी तो सुजेशन नहीं लिखनी ना, एक ओवरव्यू हमने देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज से पर्दा नहीं उठाते थोड़ा सा हम, ताकि दिखाने के लिए एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, ठीक है, मोबाइल फॉर एग्जाम्पल लॉन्च हो रहा होता है, तो इस तरह हमने करना है। फिर बाद में उसके फीचर्स बताना शुरू करना है। वो फीचर क्या होंगे, हमारे मेन बॉडी पैराग्राफ्स में होंगे। तो ये है जी एक्चुअली आपका 80% ऐसे। ठीक है, अगर आप किसी ने इस बात को समझ लिया, मैं पहले दिन से, चाहे सीएसएस का बच्चा हो, पीएमएस का बच्चा हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बच्चा मेरे पास आता है, तो मैं सिर्फ उसका ये देखता हूँ। अगर उसका ये स्ट्रक्चर ठीक है तो ऐसे समझ लें कि हमारा 80% काम हो गया। अगर उसका ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो समझ लें आप ट्रबल में हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने एज अ सैम्पल यहाँ पर ना लिख के रखा हुआ है कि आपको ये किस तरह करना पड़ता है। मतलब ये बड़ा मैंने क्लियर करके रखा हुआ है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेटमेंट आती है यहाँ पर, मैं आपको इसमें आउटलाइन में मिसाल के तौर पर ये आउटलाइन में है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ना वो तरक्की का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी टॉपिक सेंटेंस है, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब टॉपिक सेंटेंस है तो उसे आपने जस्टिफाई तो करना है ना। मतलब ऐसा नहीं है, ये मैं यहाँ पर एक बताता चलूँ, यहाँ पर वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात आप नहीं कर सकते कि जिसमें आप कहते हैं कि नहीं वो ठीक है तो ठीक ही है, चाहे उसने गलत ही काम किया वो ठीक है, नहीं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपने अगर कुछ स्टेटमेंट दिया, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो मुल्क में तरक्की लेके आते हैं, मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है, तो मैं उसे जस्टिफाई करूंगा। कैसे जस्टिफाई करूंगा, मैं उसे, देखें, इट प्रोवाइड्स अ चांस टू द पीपल ऑफ अ कंट्री नॉट ओनली टू इलेक्ट द डिजायर्ड लीडर्स। जब वो डिजायर्ड लीडर होते हैं तो वो सोच समझ के चुनते हैं, ठीक है, और उनकी पॉलिसीज को देख के चुनते हैं। जब इस तरह होता है तो क्या होता है, इस तरह होता है, तो फिर मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप द नॉर्थ एंड द साउथ, ये वैसे टर्म इस्तेमाल होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि नॉर्थ जो है ना वो एक्चुअली हम वेस्टर्न कंट्रीज को कहते हैं, और साउथ जो है ना वो हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह लें आप, तो उनमें जो है ना वो ये इश्यूज रहते हैं। जो नॉर्थ है उसमें क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है ना वो बड़े ही एक कैलकुलेटेड वे में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, बड़ी ही इसकी मतलब कोशिश की जाती है। लेकिन अगर बाकी कंट्रीज में देखा जाए, अगर इस तरह नहीं होता तो फिर उनके हालात भी आप देख लें, तो वहां पर खाना जंगी लगी रहती है। तो अगर हाँ ये इस तरह होगा, ये चीज डिपिक्ट कर रही है, एक्सप्लेन, एविडेंस हमने दे दिया। एविडेंस बेसिकली ना फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, एक फैक्ट। फिगर जो होती है ना वो हम वर्ड्स में, ओ सॉरी, डिजिट में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतने परसेंटेज ये हो गया, इतनी 3.5%, 3.4 मिलियन, ये फिगर है। ठीक है, फैक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कॉमन लाइफ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने, वो जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो उसको याद करते हैं, रटा लगाते रहें। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हैं तो यही चीज हमने सीखनी है पैराग्राफ राइटिंग में। अब क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड सा होगा ऐसे, अब ऐसे तो नहीं कह सकते सर वो बुक ले लूं मैं, तो वहां से मैं ऐसे पढ़ लूंगा, वहां से आ जाएगा, भी नहीं होगा ऐसे, जो मर्जी कर ले, नहीं, हाँ आ गया, और ऑब्वियसली फिर आपने लिखा हुआ उसे, हाँ फिर आपकी जो है ना वो किस्मत कह सकते हैं कि वो वही आ गया जो आपने किया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने तैयार करते थे पीएमएस सीएसएस में, तो कभी कभी ऐसा भी होता था, बल्कि 2 दफा ऐसा हुआ है कि जो मैंने पता नहीं कितनी दफा लिख के चेक करवाया हुआ था ऐसे, तो वो आ गया पेपर में, और हम मैंने कोई जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, बस एज इट इज जो मैंने आउटलाइन अपनी खुद बनाई हुई थी, डिजाइन की हुई थी, वहां पर लिखी, और अल्हम्दुलिल्लाह पास थे ऐसे। तो इस तरह फिर एक रिजल्ट निकालना है हमने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बात तो फिर भी वही हो रही है ना, फ्लॉरिशिंग, फ्लॉरिश का वर्ड भी डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इस तरह हमने देखना है कि ये आपकी प्रैक्टिस होगी, डेली की प्रैक्टिस होगी जो आपने करनी है। फिर इंग्लिश कंपोजिशन पे आएंगे हम, प्रेसी पे आएंगे कि उसे हम कैसे करेंगे। तो रूल्स का जो है ना वो सबसे बड़ा मसला बनता है एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स का। मैं जैसा आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये 80 रूल्स हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कौन सा ऐसा है कि जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, और मैं पहले दिन कह देता हूँ कि आपने मिस्टेक करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला, हमें ना जो मेन सब्जेक्ट है उसका हमें पता नहीं चलता। मतलब अगर आप बात करें ना, तो ये सिर्फ आप लोगों के साथ इशू नहीं है, ये हर बंदे के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये समझाया गया था कि जो वर्ब से पहले होगा ना वो सब्जेक्ट होगा, तो वो अगर ज़्यादा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाज लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, उसका फोकस क्या है।
ठीक है, तो इसलिए मैं उर्दू में समझाता होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग, अगर मैं उर्दू में कहूँ कि जो स्पेयर पार्ट्स की एक फहरिस्त थी वो लंबी थी, लेंथी थी, तो वो एक लिस्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो अगर लिस्ट, जो लिस्टें फहरिस्तें लंबी थी, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या, कहाँ पर फोकस है, स्पेयर पार्ट्स पे नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि शायद स्पेयर पार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जमा हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमने एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो हमने कैसे ढूंढना है। और ये आप पेपर में जब लिख रहे होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप लिख के आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, तो क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ। और ग्रुप क्लास का ये फायदा होता है कि आप बाकियों की गलती से भी सीख रहे होंगे। इसी तरह ये देखें, द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स। अब हमें ये लग रहा है कि शायद नेस्लेस भी है, चॉकलेट्स भी है, बॉक्स भी है, पता नहीं ये प्लूरल ही होगा, तो हम ये सोच के लगा देते हैं। और वो इतना जब लंबा सारा सेंटेंस बन जाता है ना, हम वैसे ही भूल जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, हिज एक्सपीरियंस एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स। ओ हो, पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच गया, ये कैसे पता चलना है कि अब यहाँ पर गिव लगाना है, गिव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्चुअल चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने कैसे, बात किस चीज की कर रहे हैं आपने, कंटेक्स्ट। अब पहले था कि हमारी मेंटालिटी ये थी, सर ये बता दें, हम ये याद कर लें और ये हो जाए और लिख के आ जाएं, हम पास हो जाएं। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। प्रडिक्टिबिलिटी आपकी 20 ईयर्स की जब एज होती है, वो जब आप 20 प्लस होते हैं, तो प्रडिक्टिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सी एस एस पी एम एस सबसे टफ एग्जाम, क्योंकि इसमें प्रडिक्टिबिलिटी नहीं है, आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। आपको सिचुएशनल बेस्ड चीज़ें होती हैं और आपने वो करनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूर नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपने वो अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके अलावा अब हम देखते हैं अपना जो लॉज के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हमने किस तरह जो है ना वो उनको ले, बल्कि मैं आउटलाइन के बारे में भी आपको बताता हूँ कि किस तरह हम लेके चलेंगे, हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा। एक मिनट प्लीज वेट। जी, ये जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा। एक्चुअली ये जो हम तैयार करवाते हैं ना बच्चों को, वैसे सी एस एस पी एम एस के लिए होता है। और ये जो हम तैयारी करेंगे, ये आप ऐसे ना समझें कि बड़ा आसान होगा पेपर। ये एक्चुअली मिनी सी एस एस पी एम एस ही कह लें आप। तो इसमें लोग पास ज़्यादा इसलिए हो जाएंगे जो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली मेहनत करने के लिए तैयार हैं आप, तो वो पास इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बाकी प्रेसी भी साथ में होगी, ट्रांसलेशन भी साथ होगी, उसमें से भी कुछ नंबर आ जाएंगे, इधर से भी कुछ नंबर आ जाएंगे, तो आप राउंड अबाउट 40 प्लस जो है ना वो ले ही जाएंगे आराम से और पास हो जाएंगे। लेकिन आपको तैयारी जो है ना वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक स्टेटमेंट, कुछ एक जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये पेपर में आया भी हुआ था, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये पेपर में आया भी हुआ था। अब हमने कोशिश की हुई है कि आउटलाइन ऑलरेडी ना बनाई हुई है, ताकि आप लोगों को ना बनानी ना पड़े। ठीक है, कंपाइल की हुई है इधर उधर से, जहाँ से भी मतलब अच्छा मटेरियल मिलता है, या खुद भी बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हमने ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन वो खुद बनाई है, लेकिन जहाँ पर कंपाइल हो सकती थी हमने वो कंपाइल भी की। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उधर ही लिख दिए जाएं, ताकि आपको जो है ना वो जब हम पढ़ रहे होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा इसका ये केस सिनेरियो है, तो आपने इस तरह लिखना है ऐसे। और मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, मैं आपको पैराग्राफ्स लिख के दिखाऊंगा कि ये देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसे उठा लेते हैं, मिसाल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली जो ऐसे है ना, वो है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, मतलब एक स्टेटमेंट है कि जेंडर इक्वालिटी जो है ना वो मिथ है, मतलब जेंडर इक्वालिटी पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं, वो ये कहना चाह रहा है जो टॉपिक है। हम इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई ये नहीं है। अब वो कैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स्ड मैरिजेस। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, लड़कियों की तो हम छोटी उम्र में शादी करते हैं या उनकी जबरदस्ती भी शादी करते हैं, क्या लड़कों की हम ऐसे करते हैं? तो अगर लड़कों की ऐसे नहीं करते और लड़कियों की ऐसे करती हैं, तो यहां पर तो बात ही प्रूव हो गई कि मिथ है। अब हम इसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, अब हम इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि भी कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स मैरिजेस जो है ना वो शो करती हैं कि जेंडर इक्वालिटी से बिल्ट, हमने स्टेटमेंट ले ली, ठीक है, अभी जेंडर इक्वालिटी में। अच्छा, अब कैसे होगा? अब देखें, जो मैंने अभी आपको समझाया, एक्सप्लेन किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल लड़कियों की बात की जाए, तो वो पाकिस्तान में कहाँ चॉइस है उनके पास? ठीक है, उनके पास चॉइस नहीं है, हम उनको, और ये मैं ये शहरों की बात नहीं कर रहा, ये आजकल के पढ़े लिखे तबके की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक जनरल पॉपुलेस की बात कर रहा हूँ, जहां पर फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स गॉड, ये मोहम्मद हनीफ ने, जो बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट हैं, पाकिस्तान के राइटर हैं, तो अपने एक आवर लेडी ऑफ लाइस भट्टी जो है ना वो उसमें बुक में कहा था इसने कि जो मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स गॉट सेटल्ड डूइंग सीरियस थिंग्स टू वुमेन बैडली।
औरतों के साथ बुरा करने के बाद जो है ना वो चीजें सेटल की जाती है, डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं। तो ये ज्यादती नहीं है उनके साथ। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें? यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ मिथ है, इक्वालिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ऐसा होता तो लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब कोई अगर डिस्प्यूट आपने सेटल करना हो, किसी लड़के की शादी करवा दी हो, नहीं ऐसा नहीं होता एक्चुअली। मोस्टली जो ज्यादातर होता है वो ये होता है। तो इस तरह हमारे पास आउटलाइन है जो हमने आपको देनी है, और आपने उनको क्रैम करना है। क्रैम करने के बाद, क्रैम करने का मकसद ये नहीं होगा कि वो एज इट ये आएगा। कहने का मकसद ये, अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वर्ड कहाँ से मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल कॉमन प्रैक्टिसेस या पेट्रियार्कल एक वर्ड है जो कि यूज होता है वुमन के ऐसे में। तो आप कैसे यूज करेंगे? आपको तो पता नहीं होगा। वो फादरली तो नहीं कहेंगे ना, ब्रदरली तो नहीं कहेंगे वर्ड आप। ठीक है, उसका एक स्पेशल वर्ड है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो पेपर में आपको याद होंगी चीजें। तो ये ऐसे के हवाले से है। उसके अलावा जो है ना वो ज्यादातर यहाँ पर लोगों के जो खदशात है ना वो हैं लॉज के हवाले से। ये ना एक मैनुअल है जो आपने ना डिटेल में पढ़ना है, ये ऐप पर अवेलेबल है हमारे। मैंने ना इसे हाईलाइट कर दिया सारा। तो इसमें मैं जस्ट थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाऊंगा कि हिस्ट्री कैसे है, मतलब लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की। फिर मैं इसके मैं एमसीक्यूज भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें कि जो एक्चुअल जो वर्ड्स हैं जो आपसे पेपर में पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहा है कि लैंड रेवेन्यू का ही पार्ट है कि आजकल जो डिप्टी कमिश्नर, मतलब जो पहले डिप्टी कमिश्नर होता था उसे आजकल क्या कहते हैं, और वो किस जो है ना वो रिफॉर्म्स के बाद चेंज हुआ था। ये मुशर्रफ ने जो है ना वो चेंज किया था डेवोल्यूशन प्लान में 2001 में। जो डिप्टी कमिश्नर था, जो मजिस्ट्रेट था उस वक्त का, उसे चेंज कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, डीसीओ। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं। अब फॉर एग्जांपल वो जो हम टैक्स कलेक्ट कलेक्ट करते हैं, आपसे वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है। टैक्स कलेक्ट करते हैं ज़मीनों का, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, मनी कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, रेवेन्यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप कहेंगे कि कहाँ से आ गए। उसके अलावा वहां वहां पर अगर बात करें, शिमलाते देह, ये एक उर्दू का लफ्ज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे ना। उर्दू का लफ्ज है जो हमने जो मैम जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इकट्ठी की हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसका क्या मतलब होता है, शिमलाते देह का क्या मतलब होता है, वही आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेगा। और यहाँ पर जब आप पढ़ लेंगे एक दफा तो आप इजीली कर सकेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अब ये ना लैंड रेवेन्यू एक्ट में आप पढ़ रहे होंगे, लैंड रेवेन्यू एक्ट में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ना समझ नहीं आ रही होगी कि ये इसका मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कैसे तैयार करना है, क्या कौन कौन सी चीज उसके लिए जरूरी है, कौन सा फॉर्म उसमें कौन कौन सी चीजें जो है ना वो आपको जो उस बंदे से लेनी है, इसका क्या मकसद होता है, सारे का सारा यहाँ पर आपको लिखा। और रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस क्या होता है, इंतकालात का मतलब क्या होता है। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी ना, तो आपको क्रैमिंग में आसानी होगी। जो सेक्शंस हैं वो इतने आसान है, 3 एक्ट्स के सेक्शंस याद करना मेरे ख्याल में एक बहुत ही टफ काम है, क्योंकि ये आपस में मिक्स हो जाएंगे आपके। और थोड़ा सा अगर इनको बैकग्राउंड के साथ याद करेंगे, आपको उन लफ्जों का मतलब पता होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जमाबंदी है, अगर जमाबंदी से भी वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं, प्रिपेयर्ड आफ्टर ईच 4 years, तो इस तरह आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खसरा खसरा गिरदार लिखा हुआ है, खसरा जिनसवार लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे यहाँ पर जो है ना वो हमारे जो थे ना लॉयर, उन्होंने ये कंपाइल किए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल लकीर, एक बड़ा ही सिंपल, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं लाल लकीर क्या होती है, मसावी क्या होती है, सीधे किश्तवार किश्तवार क्या होता है। ठीक है। और ये देखें, मन नंबर, खसरा क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है। ठीक है, पोर्शन ऑफ अ नंबर फील्ड। सर। और इस तरह की चीजें जब आपको पता होंगी वहां पर, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी वहां पर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हम इसके एमसीक्यूज की जहां तक बात है, बच्चों को पता नहीं था कि किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। हमने कोशिश की अपनी तरफ से इनको नोट्स को बनाने की, कंपाइल करने से जितना भी हो सका हमसे। तकरीबन ये एमसीक्यूज हैं 1500 प्लस, मतलब तमाम एक्ट्स के, तमाम ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वहां से भी हमने एमसीक्यूज बनाए। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक दो एमसीक्यूज हम देख लेते हैं, बाकी तो ये बहुत बड़ी फाइल है, 12 पेजेस है। तो ये तकरीबन जो है ना वो कितने एमसीक्यूज हैं, ये 110 एमसीक्यूज हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल, टेनेट्स टाइप वेयर टेनेट्स आर बाउंड ऑन अ ईयरली बेसिस इज नोन एज टेनेट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये कितना एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे इस तरह की सेक्शन तो पूछेंगे पूछेंगे ना आपसे, वो तो कहेंगे, वो भी हैं सेक्शन तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे ना। लेकिन ये कुछ जनरल टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। वो जनरल टाइप के जब आएंगे वो आपके मिस हो गए ना, मतलब जो आपको आने चाहिए सेक्शंस, हो सकता है आपसे मिस हो जाएं, किसी को याद नहीं है।
उसमें बहुत सारों को एज होगा जिनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है, बहुत सारों को एज नहीं होगा। तो जिनको जहां पर जो भी एज मिलेगा वो करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर टर्मिनोलॉजी से 4-5 सवाल आ जाते हैं, तो अगर वो आपको पता होवे तो मौज नहीं लग जाएगी आपकी। 4-5 सवाल का मतलब ये है कि 0.25 से आप नीचे नहीं गिरेंगे कहीं। ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए कुछ एमसीक्यूज के हवाले से, ये देखें जैसे रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज क्या जी। अब इसमें इंतकालात, मिसाल हकीकत, जमाबंदी, अब एक तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। इन ये नहीं कि ये जो एमसीक्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको सिर्फ उनका पता नहीं, उनका आंसर्स का पता नहीं होना चाहिए, ये सब का आपको पता होना चाहिए, और ये सारे के सारे नोट्स में है। ठीक है। जमाबंदी इज प्रिपेयर्ड एवरी कितने ईयर, 4 ईयर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद द कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज आल्सो कॉर्ड, देखें ये भी लिखा हुआ है। अब जमाबंदी है जमा बंदी। ये जी 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 पीडीएफ में ही आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आपको ये सारी की सारी चीजें ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। तो बात यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि आपने ये चीजें तैयार करनी है, और तैयार ऐसे करनी है कि आपको ये रवियन के साथ, और क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हम ये भी डिस्कशन कर लें, मतलब इनकी आप तैयार करके आएंगे, कोशिश करेंगे हम एक प्लान बनाएं कि आपने आज ये पढ़ के आना है। मिसाल के तौर पर एक दिन हम कह देंगे कि भाई आपने आज ये सारी की सारी पढ़ के आनी है। फिर ग्रुप में जो भी बंदे हमारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, हमने क्या करना है, चलें भाई बताएं जी सर, हद क्या होती है, बुर्जी क्या होती है, ठीक है, थाक बस्त क्या होता है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली जब आपको पता होंगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो हमारा ये सेशन चलेगा। बाकी उर्दू के हवाले से भी सेम पैटर्न जो इंग्लिश में फॉलो होगा वही सेम पैटर्न जो है ना वो उर्दू में फॉलो होगा। और जहाँ तक लॉज की बात है वो मैंने आपको बता दी। अब अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये आज का हमारा सेशन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी ना वो हमारी प्रॉपर, मतलब आपको एक टेस्ट मिलेगा और उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।